क्या आपको पता है एक व्यक्ति औसतन कितनी भाषा सीख सकता है? मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाज होम। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग भाषा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि भाषा को आप कैसे सीख सकते हैं, भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है। शुरू करते हैं इस सेशन को। तो भाषा को सीखने का उद्देश्य हमारा क्या है? अगर आप छात्र हैं या कोई भी हैं, ठीक है, तो आपका कुछ उद्देश्य होगा इस वीडियो को देखने का। तो सबसे पहला इसमें आप क्या क्या देख समझेंगे, भाषा की परिभाषा स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। आप इस वीडियो को देखकर भाषा के प्रकारों को पहचान सकेंगे, मौखिक है, लिखित है या सांकेतिक है। भाषा की बोली में भेद कर सकेंगे, भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक पक्ष को समझ सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारे उद्देश्य हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो मुख्य बिंदु है, मेन बिंदु, वो क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भाषा विचारों को अभिव्यक्ति का माध्यम को डिस्कस करेंगे। बोली, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, लिपि के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें मेंशन की हुई है। तो मुख्य बिंदु आपको यहाँ पे 6 दिख रहे होंगे जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाषा विचारों का अभिव्यक्ति का माध्यम। कैसा माध्यम है? भाषा वह माध्यम है जिससे हम सोचते हैं। जैसे कि आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आप कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसको प्रोसेस करते हैं आपकी लैंग्वेज में। आपकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, अलग अलग सभी लोगों की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। आप जिस लैंग्वेज में सोचते, बोलते, लिखते और समझते हैं वो क्या होगी? आपकी मेन भाषा होगी। इसके द्वारा हम अपने विचारों, अनुभव, भावनाओं और जानकारी को दूसरों तक साझा करते हैं। बिना भाषा के सामाजिक जीवन, शिक्षा, कला और संस्कृति का विकास संभव ही नहीं है। भाषा हमारा एक माध्यम है, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, है ना, अपनी जानकारियों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा प्रदान की गई जानकारी हम स्वयं समझते हैं। तो भाषा संप्रेषण का साधन है। भाषा क्या है? तो इस पर हमको समझ आता है कि भाषा संप्रेषण का साधन है। बोलकर, लिखकर या संकेत से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। मतलब बोलते हैं या लिखते हैं या संकेत के माध्यम से भी हम अपनी जानकारी दूसरों तक पहुँचाते हैं। समाज और शिक्षा में भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज हो या शिक्षा, बिना भाषा के ही संभव नहीं है। भाषा के बिना सोच और संवाद अधूरा है। आप बिना भाषा के सोच नहीं सकते, बिना भाषा के आप दूसरों तक अपनी बातें पहुंचा नहीं सकते। इसका प्रयोग बड़े भूभाग में किया जाता है। जैसे जापान देश की भाषा क्या है? जापानी। तो भाषा का एक जो प्रयोग होता है वो बहुत बड़े भूभाग में किया जाता है। आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। तो भाषा के मुख्य रूप से अगर वर्तमान में बात की जाए तो मुख्य रूप से 2 प्रकार से प्रयोग की जा रही है। तो यहाँ पे हम प्रकार पढ़ रहे हैं, वो भाषा के कितने प्रकार से प्रयोग हो रही है वर्तमान में उसके बारे में है। यहाँ पे 2 रूप हैं, ठीक है। वैसे 3 है। पहला कौन है? मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया क्योंकि भाषा के प्रकार नहीं पूछा। ये वर्तमान में जो यूज़ कर रहे हैं ना, भाषा हम किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, भाषा भी वर्तमान में 2 प्रकार से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे भाषा के 2 रूप मुख्य लिखे गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहले सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता था, जैसे ट्रैफिक में। अब तो एडवांस हो गया है, तो सांकेतिक भाषा केवल बोर्ड पे सिंबल्स के रूप में ही रह गई है, ठीक है। तो मौखिक भाषा क्या होती है उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाषा, मौखिक भाषा मतलब जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात जब हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जब हम बोलते हैं और उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये होगी मौखिक भाषा। लेकिन इस भाषा में एक कमी है कि ये स्थायी नहीं है, ये बदलती रहती है, ठीक है। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये भाषा का रूप लिखित रूप कहलाता है। इसमें क्या होता है? ये भाषा का स्थायी रूप है। एक बार लिख दिया तो वही लिखा रहेगा, ये बदलेगा नहीं। क्योंकि मौखिक भाषा में 4 मुँह 4 तरह की बातें हो जाती हैं। बताता कुछ और है, बातें कुछ और होती हैं और लास्ट में कुछ और बन जाती हैं। लेकिन लिखित भाषा का जो एक बार लिख किया सेम वही रहेगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं जब तक उसको आप बदलेंगे स्वयं नहीं। दूसरा लिखना पड़ेगा, वो स्वयं नहीं बदलेगा। तो बदलने के लिए आपको दूसरा लिखना पड़ेगा। फिर आता है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को संकेतों से दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। किसी सिंबल के द्वारा, जैसे आपने ये एरो ये बनाया, ये क्या सिंबल है, ये क्या संकेत है, ये क्या हमारा सांकेतिक भाषा का प्रकार है। आगे चलते हैं बोली। बोली क्या है? अब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र, समुदाय या समूह द्वारा अपने ढंग से बोली जाती है। कैसे? अपने ढंग से बोली जाती है तो उसे बोली कहा जाता है। हिंदी भाषा की बोलियाँ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी आदि, ये सब क्या है? यह सब बोली है, ठीक है। अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें तो भाषा क्या है? भाषा का एक छोटे से भूभाग। अगर देखो कोई विशेष क्षेत्र होगा, है ना, कोई छोटा सा क्षेत्र ही होगा, है ना, क्षेत्र ही होगा, यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है तो वो क्या है? एक छोटे से क्षेत्र में जो बोली जा रही है वो क्या है? वो बोली कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। और इसका क्या होगा? अपना एक ढंग होगा, एक बोलने का तहजीब होगी, तरीका होगा, है ना, स्टाइल होगा, उसे कहेंगे बोली। ये छोटे से भूभाग में बोली जाती है। इसकी खासियत क्या है? इसका कोई व्याकरण नहीं होता, ग्रामर नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या नहीं होगा? व्याकरण नहीं होता है, ठीक है। और इसमें व्याकरण नहीं है इसलिए उसमें साहित्य का निर्माण भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बोली जो हमारी होती है, बोली का कोई साहित्य नहीं होता, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। आगे चलते हैं मातृभाषा क्या होती है। तो मातृभाषा वह भाषा है जब मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य जन्म के बाद सबसे पहले अपने परिवार, समाज से सीखता है। जैसे आप जब जन्म लिए होंगे तो आपके घर में जो भाषा मम्मी पापा भाई बहन बोल रहे होंगे तो आपने भी वही बोलना शुरू कर दिया, तो और वही आपकी क्या हो गई? मातृभाषा हो गई। तो ये हर एक के लिए क्या है? अपनी
अलग अलग लैंग्वेज है, ये एक ही मातृभाषा नहीं होगी। जो इंग्लैंड में पैदा हुआ होगा वो इंग्लिश बोलेगा, जो जापान में पैदा हुआ जो वो जापानी भाषा बोलेगा, जो चाइना में जन्म हुआ होगा जिसका वो चाइनीज़ बोलेगा, है ना। तो जहाँ जिस प्रकार से वो जन्म लेता है उसी भाषा में जब बात करने लगता है या अपने घर में बात करना सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में कई सारे राज्य हैं, हर राज्य में अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज है ना, अलग लैंग्वेज है अपनी उसकी, है ना। तो वहाँ के जो बच्चे हैं पहले अपनी भाषा को सीखते हैं, उसके बाद दूसरी भाषा से को सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन अभी पूछा था कि औसतन व्यक्ति कितनी भाषाओं को बोलता है, तो औसतन व्यक्ति 3 भाषाओं को बोल लेता है, ठीक है। वैसे तो 2 लोग नॉर्मली हर कोई बोल लेता है, लेकिन औसतन 3 लोग 3 भाषाएं क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप भी 3 भाषाएं सीख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, राष्ट्रभाषा क्या है। तो किसी देश की राष्ट्रभाषा, किसी देश की भाषा राष्ट्रभाषा होती है। जैसे राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसे किसी देश के सभी लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे जापान की भाषा क्या है, जापानी है, तो जापान लोग जापानी यूज़ करते हैं, चीनी लोग चीनी भाषा यूज़ करते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो ये जो एक राष्ट्र मतलब एक देश में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है, वो उसकी राष्ट्रभाषा बन जाती है। जिस प्रकार अगर हम भारत की बात करें तो भारत की वर्तमान में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। वैसे हिंदी को हम लोग मान लेते हैं क्योंकि हिंदी का प्रयोग पूरे भारत में लगभग सबसे ज़्यादा प्रयोग हिंदी का ही किया जाता है, इसलिए हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लेते हैं, जबकि हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। और कोशिश करें इसको राष्ट्रभाषा बनाने की। आगे चलते हैं राजभाषा के बारे में। किसी राज्य के काम को करने के लिए निर्धारित की गई भाषा राजभाषा कहलाती है। मतलब कोई भी राज्य जो उस काम को करेगा, है ना, जो काम को करवाएगा या करेगा, तो जिस भाषा में वो काम हो रहा होगा वो उसकी राजभाषा कहलाएगी। भारत में हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषाएं माना गया है। तो मोस्टली हिंदी का प्रयोग होता है और इंग्लिश को भी राजभाषा बनाया गया है, ताकि किसी भी राज्य में जो जहाँ पर अपनी अपनी लैंग्वेज में जो काम करते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो दूसरे राज्य के साथ बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में या काम करने में। इसीलिए हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया, क्योंकि हिंदी भारत में, मैंने कहा कि हिंदी क्या होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली भाषा है, क्योंकि ये कई सारे राज्यों में लगभग 7 से 8 राज्यों में या उससे भी अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए आगे चलते हैं लिपि के बारे में। तो लिपि क्या है, किसी भाषा का लिखने का तरीका होता है, उसे ही लिपि कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लगे, भाषा के लिखित रूप को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि है, लिखने का तरीका है, स्टाइल है, एक फॉन्ट है ना। तो हिंदी की देवनागरी लिपि है, क्योंकि हम लोग हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश की रोमन होती है, पंजाबी गुरुमुखी होती है। तो इस प्रकार जिस रूप में कोई भाषा लिखी जाती है उसे उसकी लिपि कहते हैं। आगे भाषा का विकास और परिवर्तन किस प्रकार होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा का जन्म आवश्यकता से हुआ है, ठीक। उसकी आवश्यकता पड़ी, इसलिए हम लोगों ने भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। भाषा का जन्म आवश्यकता से हुआ है। अपने विचार, भावनाएं और आवश्यकताएं व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, भाषा का प्रयोग करते हैं। पहले संकेतों और आवाज़ों से शुरू हुआ था। तो भाषा का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था, संकेतों और आवाज़ों से। शब्दों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे व्याकरण, लिपि और साहित्य का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने आवश्यकता जब पड़ी तो हम लोगों ने पहले क्या, संकेतों और आवाज़ों का प्रयोग करना क्या किया, शुरू किया। फिर उन आवाज़ों से शब्द का निर्माण हुआ और धीरे धीरे व्याकरण, लिपि, साहित्य का भी विकास हो गया। भाषा का विकास आगे देखें, जैसे यहाँ पे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, फिर संस्कृत को थोड़ा वक्त के साथ, समय के साथ परिवर्तन हुआ, प्राकृत बन गई। फिर प्राकृत भाषा अपभ्रंश भाषा में बदल गई, कि अपभ्रंश से बदल के वो हिंदी में, जो कि आज में वर्तमान में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। हिंदी में भी कई सारी बोलियां बदल गई, ठीक है। जैसे हिंदी में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि से आधुनिक हिंदी बनी है, ठीक है। तो हिंदी भी कई प्रकार की है, जैसे अवधी है, ये भी हिंदी है, ब्रज ये भी हिंदी है, खड़ी बोली ये भी हिंदी है, ये आधुनिक हिंदी बनी, ठीक है। जो कि वर्तमान में क्या, हमारी अवधी, ब्रज और खड़ी बोली ये तीनों ही यूज हो रही हैं, लेकिन खड़ी बोली शुद्ध रूप से आज वर्तमान में आधुनिक हिंदी बनी हुई है। ये था हमारा भाषा का विकास। तो भाषा में परिवर्तन किस प्रकार होता है ये देखते हैं। तो भाषा समय के साथ बदलती है, ठीक है। भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, मतलब हर समय बदलती रहती है। जैसे पहले हम लोग शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे, आज के वर्तमान समय में हिंदी और इंग्लिश के कुछ शब्दों को मिला के, क्योंकि हम क्या करते हैं, भाषा जहाँ पे आसानी हो, ठीक है, जहाँ पे सिंपल तरीके से आसानी हो वहाँ पे हम लोग उसको मोड़ते हैं। मतलब हमें जिस चीज़ों में आसान लगता है हम वो चीज़ें करते हैं। जैसे पहले टेलीविज़न का एक शब्द था, थोड़ा बड़ा शब्द था, ठीक है, लिखते नहीं बनना है, टेलीविज़न, ठीक है। तो ये एक बड़ा शब्द था, इसको शॉर्ट कर दिया, इसको क्या कर गया, इसको टीवी लिख दिया। क्या लिख दिया, टीवी, इंग्लिश में टीवी और शॉर्ट में टीवी, है ना। तो टेलीविज़न को टीवी बना दिया, ट्रेन को ट्रेन लिख दिया, रेलगाड़ी से बदल कर ट्रेन कहने लगे। और लिखने हिंदी में भी क्या, हम लोग रेलगाड़ी को ट्रेन लिखने लगे। क्या लिखने लगे, ट्रेन, है ना। तो जैसे जैसे भाषा का प्रचार बढ़ता गया, मतलब प्रयोग बढ़ता गया, ठीक है, चलन बढ़ता गया, वैसे वैसे समय के साथ भाषा क्या होगी, भाषा बदलती गई, क्योंकि समाज में बदलाव आता है, नई तकनीकी और विज्ञान आते हैं, अन्य भाषाओं का प्रभाव, जैसे अंग्रेजी से शब्द आना या अन्य
भाषाओं से क्या होते हैं, कुछ शब्द आ जाते हैं, लोगों की बोलचाल और उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखते हैं और क्या परिवर्तन होता है। देखो, मुख्य रूप से ध्वन्यात्मक परिवर्तन होता है, जैसे उच्चारण में बदलाव हो गया, है ना, शब्दों का परिवर्तन हो जाता है, नए शब्द जुड़ जाते हैं, पुराने लुप्त हो जाते हैं। व्याकरणिक परिवर्तन होता है, वाक्य रचना में बदलाव आने लगता है। अर्थ परिवर्तन, शब्दों का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे पहले गुरु शब्द केवल शिक्षक के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब हर किसी को गुरु के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी किसी चीज़ में विशेषज्ञ है, ठीक है, विशेषज्ञ मास्टर है, तो वो क्या कहलाएगा, गुरु है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, ठीक है, उसको गुरु कह देंगे। लेकिन पहले केवल शिक्षक के लिए ही प्रयोग किया जाता था। इसका निष्कर्ष क्या है, ठीक है, भाषा स्थिर नहीं है। इससे निष्कर्ष इन बातों से निष्कर्ष निकलता है कि भाषा स्थिर नहीं है, मतलब परिवर्तनशील है, हर समय बदलती रहती है। वह समय, समाज और ज़रूरतों के साथ निरंतर विकसित और परिवर्तन होती रहती है। यही कारण है कि भाषा आज भी जीवंत और प्रभावी माध्यम से बनी हुई है, बस इसका रूप बदल जाता है। ये कठिन से सरल की ओर चलती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को आदान प्रदान करते हैं और दूसरे की बातों को आसानी से समझ सकते हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं, तो भाषा के हमने 2 प्रकार पढ़े थे। मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं जो अभी वर्तमान प्रचलित हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और तीसरा एक और था जो हमारा था सांकेतिक भाषा। भाषा और बोली में अंतर क्या है, तो भाषा का प्रयोग एक बड़े भूभाग में होता है, इसका व्याकरण भी होता है। किसी भी भाषा का व्याकरण होता है ना, इसका व्याकरण होता है, और इसमें साहित्यिक रचनाएं की जाती हैं। किसमें, भाषा में व्याकरण भी होता है और साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं। जबकि बोली एक छोटे से भाग में बोली जाती है और इसका बड़ा मतलब पूरा देश बोलता है, या ज़्यादातर लोग, जिस देश में सबसे ज़्यादा लोग बोलेंगे वो होती है भाषा। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। जबकि बोली का क्या होता है, छोटा होता है, और इसका कोई भी व्याकरण नहीं होता और ना ही इसमें साहित्यिक रचनाएं की जाती हैं। अब आते हैं भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है। तो भारत की राजभाषा हिंदी है और सेकंड नंबर पे इंग्लिश है, जबकि राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, लेकिन हम लोग हिंदी को मान लेते हैं। एक और टॉपिक आ जाता है हमारा उपभाषा। आप लोगों ने पढ़ा होगा उपभाषा क्या होता है, उपभाषा। ठीक है, तो उपभाषा मैं बता देता हूँ। भाषा बोली और भाषा के बीच में आता है, अर्थात भाषा बड़े भूभाग में बोला जाता है, ठीक है, और बोली छोटे भूभाग में बोली जाती है। तो बोली जब छोटे भूभाग से बढ़कर थोड़ा इसका एक्सपेंड हो जाता है और ये थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, और इसमें साहित्य का निर्माण होने लगता है। साहित्य मतलब कविताएं, कथा, कहानी, है ना, बाल कथाएं, इस प्रकार का निर्माण होने लगता है। तो वे क्या कहलाती हैं, वो बन जाती है उपभाषा। वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है उपभाषा, क्योंकि इसका व्याकरण नहीं होता है। उपभाषा का कोई भी व्याकरण नहीं होता, लेकिन इसका साहित्य होता है। जैसे कि हमारे जो पुराने समय में कवि थे, ठीक, जैसे सूरदास, कालिदास, ये लोग क्या करते थे, ये उपभाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, सूर के पद जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे, तो वो जो पद लिखे हैं वो उपभाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ना है, लिखना है, संप्रेषण करना है, कविता रचना है। तो भाषा का हमने अभी बताया था, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मन के भाव विचारों को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण करना, ठीक है, बातचीत करने के लिए। निम्न में से कौन सी एक भाषा नहीं है, संस्कृत है, हिंदी है, लिपि है, उर्दू है। तो लिपि लिखने के तरीकों को कहते हैं, यहाँ पे भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सही विकल्प चुनना है। इसमें भी देवनागरी क्या है, तो देवनागरी हमारी भाषा, हिंदी भाषा की लिपि है। क्या है यहाँ पे, लिपि ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा आपने 2 प्रकार के पढ़े थे। ठीक है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर सही विकल्प चुनिए, इनमें से कौन सी मातृभाषा हो सकती है। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी। तो इंग्लैंड वगैरह कुछ लोगों की अंग्रेजी हो सकती है, कुछ की फ्रेंच, कुछ की हिंदी। मतलब हमारी सभी ये भाषाएं क्या है, मातृभाषाएं हो सकती है। फिर राजभाषा और लिपि में अंतर क्या है, दोनों एक ही है। भाषा बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है, भाषा लिखी जाती है, लिपि बोली जाती है, कोई अंतर नहीं। तो भाषा और लिपि में क्या अंतर है, तो भाषा को बोला जाता है जबकि लिपि को लिखा जाता है। ठीक है, भाषा बोली जाती है और लिपि लिखा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सही विकल्प इसमें भी चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सी बोलचाल की भाषा नहीं है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, मराठी। तो वर्तमान समय में जो हमारी चल रही है बोलचाल की भाषाएं, उसमें संस्कृत भाषा का प्रचलन बंद है। ठीक है, या बहुत ही नाम मात्र के लिए है। ठीक है, तो संस्कृत हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा का मुख्य कार्य क्या है, पढ़ना है, लिखना है, गिनती करना है। तो अभी हमने पढ़ा था संप्रेषण करना हमारा मुख्य कार्य है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। तो आशा करते हैं कि भाषा परिभाषा आपको महत्व अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।